बोर्ड एग्ज़ाम में बचे दिन अब चुनिंदा हैं, मेहनत इतनी करो कि सपने खुद बोलें अभी हम जिंदा हैं। तो इसी के साथ में मैं अभिषेक वापस आ गया हूँ आपके लिए पॉडकास्ट नंबर 2 लेकर हमारे गेस्ट के साथ में, जिसमें आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर 100% इन बोर्ड्स। ऑब्वियसली आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट मिनट प्रिपरेशन किस तरह से करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए, क्या प्रिपरेशन लास्ट सेकंड में किस तरह से की जाए, कैसे फॉर्मूलाज को याद रखा जाए, कैसे पेपर को प्रेजेंट किया जाए। तो कुछ ना कुछ जैसे मॉडरेटर सेशन की चीज़ होती है, उस चीज़ को भी आज हम भी इस पॉडकास्ट के अंदर लेके आएंगे। प्लस आपके लिए ऐसा कंसेप्ट्स जो बेस्ड आपकी प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे किस तरह से इस कंसेप्ट को याद रखना है या कैसे इन फॉर्मूलाज को मैं याद रखूं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ में सौरभ सिंह सर जो IIT धनबाद से हैं, एंड भावेश सिंह सर जो हम MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है जिन्होंने, और ये बायोलॉजी एक्सपर्ट हैं और ये हमारे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हैं, जो आज आपकी साइंस और मैथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स दे रहे हो और अगर आप 12th का बोर्ड दे रहे हो, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से लास्ट सेकंड जो अब चीज़ें आप फेस कर रहे हो, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इनसे पूछकर आप तक लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। और चीज़ें वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम एंड की थी, क्योंकि अगेन एक जर्नी है जो बच्चों ने तय की है पिछले 2 साल, या अगर 10th में है तो पिछले 9 साल से वो ये चीज़ करते आ रहे हैं। अब पहली डिग्री जो 10th के बच्चे हैं, उनकी लाइफ की फ़र्स्ट डिग्री उनके हाथ में आने वाली है। अगर 12th की बात करें तो अभी उन्होंने JEE का अटैम्प्ट दिया है, कुछ लोग अभी दे रहे हैं, और अब उनकी जो नेक्स्ट जंग है वो बोर्ड्स की जंग है जो जिस पे वो जाएंगे। तो इस जंग के लिए अब अगर लास्ट सेकंड प्रिपरेशन की बात करूं तो किस तरह से वो अपने पूरे सिलेबस को जो उन्होंने पिछले 9 महीने 10 महीने से पढ़ा है, जिसके लिए वो अब बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो सर कैसे वो सारा का सारा सिलेबस अपने रिवीजन स्केड्यूल में बिठाएं कि उनकी सही समय पे रिवीजन कंप्लीट हो जाए और वो उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फाइनली प्रिपेयर कर पाएँ। सौरभ सर। तो एक्चुअली जैसा कि बच्चे स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि पेपर कैसा बनता है, उन्होंने कुछ देख रखा होता है, कुछ बच्चों ने प्री बोर्ड दिया होता है, तो उन्हें मेनली आइडिया हो जाता है। तो जिन बच्चों को अगर अभी तक आइडिया नहीं हुआ है तो उनको मेरे ख्याल से पुराने पेपर्स देखने चाहिए, तो उन्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि पेपर किस टाइप का बनता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है तो अपन ट्राई करेंगे कि उसको ज़्यादा टाइम दे, जिससे कि जो क्वेश्चन उसमें आए उसमें अपन मार्क्स लूज ना करें। और अभी लिखने की प्रैक्टिस हमें थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मार्क्स मिलने वाले हैं लिखने पे। और जैसे एक एक करके अपन चैप्टर्स खत्म करते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा और आपको हर एक चीज़ में अगले एक एक स्टेप में आपको कंफर्टेबल फील होता जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी एक देखी गई है कि बच्चों को वेटेज वाइज ज़्यादा पढ़ना चाहिए, रिगार्डिंग कि अगर उन्हें पता है ऑलरेडी कि बोर्ड्स में इस चैप्टर से स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं उनको ऐसे एडवाइस करूँगा कि दे शुड ऑलवेज मेक लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज, एंड सबसे ऊपर सबसे टॉप प्रायोरिटी में वो चैप्टर होना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट उसके नीचे, एंड सो बाय एनी चांस अगर वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो ऊपर के 10 चैप्टर अगर हम लिखते हैं, तो 10 में से अगर उन्होंने 7 या 8 भी कर लिए, तो भी उनके हाथ में 70-80 नहीं, मोर देन 80% होगा, क्योंकि उन्होंने वेटेज वाइज पढ़ाई की है। तो ये एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, जहाँ पर भी इनफैक्ट इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो, whenever you are studying, you should always follow this strategy. Always make a list in descending order of their weightage and start with the top one. Even if you miss the last 1 or 2, you have not lost a lot of them. तो सर जैसे वेटेज की बात की आपने कि वेटेज के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। अब कई जगहों पे ऐसा भी आता है कि मान लीजिए जो ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वही आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है,
तो क्या इस समय पे हमें सबसे इजी चैप्टर्स को पक्का करना चाहिए कि भाई इसमें से तो अब मेरा कोई भी मार्क नहीं कटेगा, या मैं जैसे कैटेगराइज करवाता हूँ बच्चों को कि यार पहले इजी, मीडियम और हार्ड को एक कैटेगरी बना लो, सबसे पहले इजी कंप्लीट कर लो या मीडियम कंप्लीट कर लो या डिफ़िकल्ट कंप्लीट कर लो, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम बचा है आपके पास में उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर वेटेज वाइज उस चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हैं तो इसमें इजी, मीडियम और हार्ड लेवल चैप्टर्स को अगर मैं एडअप करूँ एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या लगता है कि इस समय पे जहाँ पे हमारे पास में मुश्किल से 30, 35, 40 डेज़ बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम को आने में, तो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को इस टाइम पे उठाना सही है या इजी और मीडियम चैप्टर्स को पहले पक्का कर लेना इम्पॉर्टेंट है कि भाई इतने मार्क्स तो मेरे आएंगे ही, तो उस तरह से चलें तो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए शायद कम समय बचेगा उनके पास में, या अभी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स कर लो क्योंकि इजी मीडियम तो आते ही हैं। तो आपका इसमें कैसा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि बिकॉज हम यहाँ पर मार्क्स गेनिंग की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ छुटकारा पाने की बात कर रहे हैं। तो मार्क्स अगर हमें पाने हैं और हमें चाहिए कि हम एक्सेल करें, वी वांट मैक्सिमम मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम्स, तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि एज वी आर अप्रोचिंग द एंड ऑफ द ईयर, तो सबसे पहली चीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है कि आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट एक बार तो कर ही लिया है, which also establishes that you must have taken some tuitions, some coaching और some guidance from some expert जिसने आपके लिए वो सारे concepts easy करके दिए होंगे। और फिर भी आपको कोई topic difficult लगता है तो this is high time that you brush up everything because time is slipping every second away from your hand. So always tackle your difficult topics first, क्योंकि उनके लिए बाद में आपको समय नहीं बचेगा, और क्योंकि वो difficult topics high weightage भी रखते हैं तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई शुड गाइड एवरी स्टूडेंट फॉर। मैं एग्री करूंगा सर से कि हमें यहाँ पे अभी ये देखना है कि मैक्सिमम स्कोर कैसे होगा, नहीं कि हमें अच्छा क्या लगता है या फिर हमें इजी क्या लगता है। क्योंकि स्कोर करना है तो जिसका वेटेज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली हमें उस हिसाब से प्लान करना होगा। और इजी चैप्टर, जैसे आपने बोला कि इजी चैप्टर है तो उसमें कम टाइम लगेगा, तो आपके पास कम टाइम होगा तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप डिफिकल्ट चैप्टर को लास्ट में रख रहे हो तो आप पैनिक कर जाओगे, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। तो लास्ट सेकंड पैनिक तो सर मतलब अगर मैं इसमें देखूँ कि क्योंकि बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसे वो चीज़ ऑलरेडी डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसका पैनिक बटन तो ऑलरेडी अब 30 दिन बचे हैं तो वैसे ही उसका बैंड बजा हुआ है कि मुझे किसी भी तरह बस अपने सिलेबस को कवर करना है। आई एम नॉट ओनली कंसिडरिंग हेयर अ गुड स्टूडेंट, आई एम कंसिडरिंग दैट स्टूडेंट ऑल्सो हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन, जिसने पूरा साल नहीं पढ़ाई की है लेकिन अब उसका दिमाग ये कह रहा है कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब स्कोर लाना ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर मैं कोई एडवाइस चाहूँ कि इनको अपने मे बी वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ाई, जैसे सर ने बोला कि वेटेज के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई करनी ही है, लेकिन अगर इजी और मीडियम ऐसे चैप्टर्स वो कंप्लीट कर चुके होंगे तो शायद उनके लिए ये होगा कि मुझे ये पता है कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि वो 80% आएंगे, 90% आएंगे या कितना आएगा, लेकिन मैं शायद पास हो जाऊंगा। तो ऐसे बच्चों के लिए शायद ये एडवाइस वर्क करेगी। सब बिल्कुल करेगी, बट हमारे पास अभी फिलहाल के टाइम में इतना टाइम है कि अपन हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जिसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपको वो डिफिकल्ट लगता है तो आपको ये समझना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो रही है तो यू कैन लर्न कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आप पेपर्स लेके बैठो, आपके पेपर से एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा पुराने साल के पेपर से कि हाँ ये चैप्टर में से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको फोकस कर लो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास टाइम है, आप अपने टीचर से, आप अपने मेंटर से जाके कंसल्ट कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। हाँ, जैसे बोर्ड में इनफैक्ट देखा भी गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली दीज आर नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अगर आप 60 to 80% पेपर जो है देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो रिपीट ही हुए हैं। तो ऐसे में आप अगर फैकल्टी के पास में जाके ये डिस्कस कर रहे हो कि सर इस चैप्टर में मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करके दे दो, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर देम टू डू, कि दे विल अंडरस्टैंड कि मुझे ये कंसेप्ट अगर मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया तो मुझे आराम से वो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। एंड एट द सेम टाइम जो उन्होंने प्री बोर्ड में किया है तो शायद उन प्री बोर्ड की गलतियों से वो ये चीज़ को रिलेट करें कि यार मैंने यहाँ पे प्री बोर्ड में
मैं शायद इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, या मुझे पिछले 2 प्री बोर्ड में मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरा ये पॉइंट जो है वहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। मे बी इट कुड बी द MCQs, मे बी इट कुड बी द लॉन्ग आंसर टाइप, या शॉर्ट आंसर में भी बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो स्पेसिफिकली वो लास्ट LCM में कुछ गड़बड़ कर देंगे, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देंगे। तो ऐसे में अगर मैं प्री बोर्ड को साथ लेके चलूँ तो प्री बोर्ड कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स पे, कि हो सकता है कि प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो कॉन्फिडेंस शैटर भी कर सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप उस चीज़ को लेके चलो कि प्री बोर्ड में जो गलतियाँ की हैं उनको किस तरह से चैनलाइज करें सही तरीके से ताकि वो एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो उसमें आप क्या एडवाइस करेंगे बच्चों को? पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि वी शुड ऑलवेज कैटेगराइज आवर मिस्टेक्स विच वी हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कि गलतियों से सीखो, गलतियों को सुधारो। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि यू शुड ऑलवेज कैटेगराइज योर मिस्टेक्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो मैंने मेरे बोर्ड के टाइम पे किया था और मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी पर्सनली ये एडवाइस देता हूँ कि यू शुड ऑलवेज हैव अ मिस्टेक डायरी। दिस मिस्टेक डायरी इज योर बाइबल विच विल गाइड यू थ्रू आउट योर बोर्ड एग्जाम्स। इस मिस्टेक डायरी में आप 4 कॉलम्स बनाइए जिसमें आप हर एक तरीके की मिस्टेक के बारे में लिखिए। ये जो 4 कॉलम्स होंगे इसमें सबसे पहला होगा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। ये कंसेप्चुअल मिस्टेक की जो स्ट्रैटेजी होती है, यहाँ पर आपको वो पर्टिकुलर मिस्टेक्स लिखनी है जहाँ पर आपको सुधारने के लिए किसी फैकल्टी की, किसी मेंटोर की या किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट वीक है और वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया आपको, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला कोई चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है आपको कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक एक कैटेगरी बनानी है। उसके बाद आती है फैक्चुअल मिस्टेक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूछ लिया कि मणिपुर की कैपिटल क्या है, अब ये कोई समझाने वाला कोई इंसान नहीं चाहिए आपको, ये तो आपको पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगी। अगर आप भूल गए तो ये आपकी गलती है, कोई फैक्ट था जो आपको याद नहीं रहा, तो इसको फैक्चुअल मिस्टेक कहते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी में डालिए कि आपने प्री बोर्ड्स में कितनी फैक्चुअल मिस्टेक्स की, कितनी कंसेप्चुअल मिस्टेक की। फिर आती है एक एनालिटिकल मिस्टेक, जहां पर आपको फॉर्मूला पता था, क्वेश्चन भी अच्छे से समझा, लेकिन आप उसको ढंग से एनालाइज ही नहीं कर पाए, आप वहां पर फॉर्मूला में चीजें ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर आपकी एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम हो गई। ड्यूरिंग द एग्जाम यू कुड नॉट एनालाइज दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मे बी यू नो द कॉन्सेप्ट, मे बी यू नो द फैक्ट, बट यू कुडंट एनालाइज दिस। सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी विच ऑलवेज आई एडवाइज के बच्चों को करना चाहिए। और सबसे फेवरेट जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं ये मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, जहां पर बच्चे माइनस भूल जाते हैं, कहीं पर कुछ कॉमा भूल गए, या फिर कहीं पर कुछ भी कोई भी वर्ड, कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ भी लिख के आ गए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये 4 मिस्टेक्स, और मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो आती है बच्चों की, जो मैंने उनकी पर्सनल मिस्टेक डायरीज चेक की है, सिली मिस्टेक से भरी होती है उनकी कॉलम। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स करते ही इसलिए बिकॉज वहां पर उनका फोकस कंप्लीटली नहीं होता। तो ये अगर उन्होंने अपने प्री बोर्ड्स को प्रॉपरली इन 4 मिस्टेक्स में डिवाइड कर दिया और इन मिस्टेक्स के ऊपर काम किया, 100% दूर नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी पॉसिबल नंबर एंड दे कैन डेफिनेटली अचीव इट इफ दे आर कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन देयर मिस्टेक्स। अगेन सर, जैसे आपने बोला प्री बोर्ड उनके कॉन्फिडेंस को शैटर कर सकता है, बट क्या है सर कि अपन जैसे एक एग्जांपल ले ले क्रिकेट का, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में टीम खेलने जाती है तो पहले वो वार्म अप मैच खेलती है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली उनकी प्रिपरेशन क्या है वो उनको आइडिया लग जाता है। वहाँ पे उनकी खामियां क्या है, क्या उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक जोन है, हर एक चीज पिन पॉइंट कर लेते हैं। जब वो नहीं करेंगे, सीधे मैच में जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, राइट। तो प्री बोर्ड इज लाइक दैट ओनली। अगर अपन प्री बोर्ड दे रहे हैं जस्ट लाइक अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए कि हम कहाँ तक अभी पहुंच पाए हैं और कितनी दूरी और तय करनी है, तो वहां से उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और बात रही मिस्टेक्स की, तो डेफिनेटली मैथ्स में अगर बात करें तो 2-3 टाइप की मिस्टेक होती है। या तो क्वेश्चन होते ही नहीं, मतलब आपको चीजें आती नहीं, या तो आपने क्वेश्चन किया है, आपको फॉर्मूला गलत यूज कर दिया है, और या फिर वही जो जनरल सर ने बोला सिली मिस्टेक, वो आसानी से किसी चीज को नाम दे सकते हैं, कुछ भी हो गया सिली मिस्टेक हो गया। ये तो फेवरेट वर्ड हो गया बच्चों का कि सिली मिस्टेक हो गया सर। तो ये चीजें क्या है, कंसंट्रेशन अगर कम होता है ना तो अपन चीजों को गलत कर देते हैं, अपना ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। और ये एक प्रोसेस के थ्रू डेवलप होता है। अगर अपन कोई भी चीज कम करना चाहते हैं ना, वो अपने डेली की टू डेली आदत में डालें। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंटली कंसंट्रेट करके एग्जाम दूं, तो वही सेम चीज मुझे घर पे करना पड़ेगा। मुझे 3 घंटे का टाइमर लगाना पड़ेगा, मुझे वो सेम फॉर्मेट में चीजों को रेप्लिकेट करना पड़ेगा, आराम से चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि
जनरली सिली मिस्टेक्स का एक पैटर्न होता है कि अगर कोई बच्चा वो प्लस माइनस के एरर कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसने उस क्वेश्चन को वहाँ पे ही सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे पता है कि इसका आंसर तो मुझे आता है, तो वो अगले क्वेश्चन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि अच्छा अब मेरे को ये आता है। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि दे आर अंडर कॉन्फिडेंट कि यार मेरा पिछला क्वेश्चन में मुझे पिछले 3 क्वेश्चन नहीं आते थे और अब मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है, कम से कम यही मैं ढंग से कर लूँ, और उसके चक्कर में ही वो इसको लॉस कर देते बिकॉज दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दोज 3 क्वेश्चंस। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज सम फैक्टर जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस की लाइन को ऊपर या नीचे क्रॉस करके चलता ही है कि स्ट्रेस है, तो इसलिए या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में हो गए हो, यहाँ आप अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे हो। तो उस चीज़ को एग्ज़ाम हॉल में कैसे मैनेज करना चाहिए बच्चे को? अगेन सर वही एक प्रोसेस होता है अपना। अगर अपन स्ट्रेस ले रहे हैं मतलब वी आर वेरी मतलब अपन प्लान्ड नहीं है, ठीक है। अगर अपन ने चीज़ों को प्लान करके रखा है, अपन अपना एक रूटीन है जो अपन डेली फॉलो करते हैं, अगर अपन टारगेट लेके चल रहे हैं जो डेली अपन उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो अपने को पता चलेगा कि हाँ अपन किस पोजीशन पे है। तो वो अपने को अवॉइड करेगा कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होने से। अगर अपन प्लान चलते हैं तो मुझे पता होता है कि मैं कल कहाँ तक पहुंचूंगा, परसों कहाँ तक पहुंचूंगा, आने वाले दिन तक मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। वहां से अपने को एग्जैक्टली किस पॉइंट पे अपन कहाँ पे स्टैंड करें वो अपने को आइडिया होता है। तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो जब मेरे 10th और 12th का टाइम था तो आई वॉज अ हाईली ओवर कॉन्फिडेंट किड। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती थी, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, एंड आई वाज ऑलवेज लाइक कि मेरा तो हो गया पढ़ के, मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की, आई डोंट नीड। बिल्कुल ऑपोजिट थे आप फिर मुझसे। सो मेरा तो सब हो गया पढ़ के, तो आई डोंट नीड एनीथिंग एनी प्रिपरेशन। और एग्जामिनेशन हॉल में मेरे को जब वो क्वेश्चन पढ़ता था, मैं अरे यार ये तो आता था मुझे, काश पढ़ लिया होता। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो टीजिंग सिचुएशन होती है एग्जामिनेशन हॉल में, ये हमें बार बार आती है और हम बार बार इसको दोहराते हैं, हम कभी इसको ठीक नहीं करते। प्री बोर्ड्स में भी बच्चों ने ये महसूस किया होगा कि जब वो क्वेश्चन उनको देखने को मिला, उनको उसका अगला आता है, पिछला आता है, बीच का कुछ आता ही नहीं है, या फिर बीच का वो भूल गए, या फिर हाथी निकल गया, बस पूछ रहेगी साइड वाली। तो वैसा वाला सिनेरियो हो जाता है कि पूरा पूरा आंसर फ्रेम कर सकते थे लेकिन एंड का मोमेंट नहीं पता चला और उसकी वजह से उनके मार्क्स रह गए। तो ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने रूटीन को दिन में बांट दीजिए कि आपको सुबह उठ के ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दोपहर में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और शाम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। टाइम टेबल मत बनाइए, क्योंकि सबको पता है टाइम टेबल इज़ अ मिथ। बनाते हैं हम, देखते कभी है नहीं उसे, तो ये सब ने किया है ऑब्वियसली। तो टाइम टेबल इज़ अ मिथ, बट स्टिल आई वुड एडवाइज कि इफ़ यू आर डूइंग इट एंड इफ़ यू आर डूइंग इट रिलीजियसली, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आप अपने दिन को 3 भागों में बांट रहे हैं कि सुबह में एक सब्जेक्ट, दोपहर में दूसरा सब्जेक्ट, शाम में तीसरा सब्जेक्ट, एंड उसको कंसिस्टेंटली टच करना है, इवन इफ यू नो कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है, देन ऑल्सो डू इट। यूजुअली मैं क्लास में बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि मान के चलिए कि आप एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं और आप अपने पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी लेने गए हैं। तो अब आपके पेरेंट्स हैं वो, और उनका बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी कहाँ होगा? सरकारी दफ्तर में आपको पता है क्या होता है, ढेर होता है फाइल्स का। तो अगर वो आपके पेरेंट्स की बर्थ सर्टिफिकेट की फाइल निकालेंगे तो उन्हें ऊपर से पहले धूल हटानी पड़ेगी, फिर बहुत सारी पुरानी फाइल्स हटानी पड़ेगी, और तब कहीं जाके अगर मिलना चाहा तो वो मिलेगी फाइल। बट द पॉइंट इज कि यही सेम चीज़ आपके ब्रेन के साथ होती है। जब आपने आज से 20 दिन पहले कोई टॉपिक पढ़ा है, वो एक फाइल बन के आपके दिमाग में स्टोर हो गया है, और अगले 20 दिन तक आप और फाइलें इकट्ठी करते चले जा रहे हैं और वो नीचे 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 जा रही है। अब आपका पेपर आया है कल, अगर आपने वो 20वीं फाइल जो सबसे नीचे रखी है, अगर आपने उसको रिवीजन के थ्रू नहीं निकाल के ऊपर रखा, तो उसको एग्जामिनेशन हॉल में खोलने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी, उतने प्रेशर में वो चीज़ नहीं हो पाती और हम ढूंढ भी नहीं पाते। तो मेरा ये मानना है कि रिवीजन इज द बेस्ट थिंग विच यू कुड एवर डू। Revision is something which helps you a lot, and it opens up it keeps all the files on the top so that you can open them easily in the examination hall. और सबसे बड़ी गलती हम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ये भी करते हैं कि हम पढ़ने की अभ्यास करते हैं, जबकि एग्जाम में हमें पढ़ना नहीं होता, लिखना होता है। तो हमें पता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम किसी को भी तुरंत जवाब दे सकते हैं, लेकिन लिखना एक आर्ट है, लिखना सच में एक आर्ट है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत शार्प हैं माइंड से,
वो उनके जुबान पे आंसर होता है, लेकिन वो उसको वर्ड्स में फ्रेम करके सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर्स में फ्रेम करना बहुत डिफिकल्ट समझते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ब्राइट होने के बावजूद, शार्प होने के बावजूद भी एवरेज स्कोर ले पाते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज जो सौरभ सर ने भी कही कि राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। राइटिंग की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हैं तो आपके लिए मैंने कहा कि आप दिन में तीन भागों को बांट दीजिए और उसमें कंसिस्टेंटली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि मुझे करना है या नहीं, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आपको कंसिस्टेंटली सब्जेक्ट को टच करते रहना पड़ेगा, तभी आप दोनों सिचुएशंस को टैकल कर पाएंगे। नहीं, इसको मैं दो इसमें ब्रेक करता हूँ सर फिर कि बच्चों का क्वेश्चन ये रहेगा कि ओके यू हैव टोल्ड अस कि रिवीजन हमें करना है, लेकिन कैसे रिवाइज किया जाए। लेट्स से कि कोई 10th का बच्चा है, 12th वालों को तो क्योंकि एक एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, बोर्ड दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई एक 10th का बच्चा है, वो 10th का बच्चा कहता है कि यार मुझे ना, जैसे सर ने बोला कि मुझे ये पार्ट में अपने डे को डिवाइड कर और कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा, 4 सब्जेक्ट उठा, तुझे जो भी ठीक लग रहा है उस अकॉर्डिंग एक रिवीजन स्टार्ट कर दे। तो अब रिवीजन जो करनी है वो किस तरह से की जाए, मीन्स कि मुझे क्या पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना है। जैसे मैथमेटिक्स की अगर बात करूँ, मैथमेटिक्स में क्या अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री खोल लिया लेट से, तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसको अगर लिख के करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या मुझे प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करने चाहिए जिसमें उस ट्रिगो के रिलेटेड मान लेते हैं लास्ट 10 ईयर पेपर उठाए, उसमें कितने क्वेश्चन है वो सॉल्व करने चाहिए। क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर द रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस? ओके सर, तो रिवीजन के लिए अगेन हमें टाइम देखना पड़ेगा कि अपने पास टाइम कितना अवेलेबल है। ठीक है, अगर अपने पास इनफ ऑफ टाइम है, मतलब अपने पास 2-3 महीने, फिलहाल अभी तो नहीं है, 30 डेज हैं। 30 डेज हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं कि सर कि मुझे एग्जैक्टली क्या आंसर करना है वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ अभी तो नहीं पता कर सकते। तो जैसे आपने बोला कि अभी पेपर सॉल्व करना एक बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, आप पिछले 5-6-7 साल के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो अगेन रेपिटेटिव तो बहुत होते हैं बोर्ड्स में, और आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर अगेन आपको क्वेश्चन अगर या फिर कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है ना, आप उसको अलग से नोट डाउन करके रखो। आप उसको हमेशा, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है या फिर कुछ याद नहीं हो रहा है आपका, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। आप जैसे चार्ट बना लो कि मेरे डेली का चार्ट है, इसमें से 10 चीजें मुझे डेली याद करनी है। ठीक है, जैसे मैं ट्रिगो में अभी मेरे ख्याल से 10th में 10-15 फॉर्मूले होंगे, लेट्स से मैक्सिमम 10-15 होंगे। ठीक है, 15 को 5 पार्ट में बांट लेते हैं। एक दिन में 5 कैसे नहीं याद होंगे, 5 याद कर लेंगे अपन। और दूसरी चीज सर की सॉल्विंग एक सबसे बड़ी जरूरत होती है एग्जाम में। अगर अपने को चीजें आती हैं, जैसे सर ने बोला, अपन लिख नहीं पा रहे, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का। एग्जाम में कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको आता है कि नहीं, आपने क्या लिखा है और ढंग से लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। और एक सर एक आदत होती है, जैसे सबसे मुश्किल काम, जैसे सबने बाइक और साइकिल चलाया होगा ना, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? स्टार्ट करना, पैडल स्टार्ट करना। जैसे चलने लगता है ना तो बहुत आसान होता है, हैंडल स्टीयर करते जाओ, आराम से चलते जाओ, पैर उठा लो, टांग ऐसे ऊपर कर लो, कुछ भी कर सकते हो। बट सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट कर दो तो होता रहेगा। सेम यहाँ पे अगर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही सेम चीज एग्जाम में भी होगा अपने साथ। अपने को अजीब सा फील नहीं होगा कि ये इतना लंबा आंसर क्यों जा रहा है, क्योंकि अपन वो उसकी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा अपन लिख के करेंगे उतना अपने को आइडिया मिलेगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको अलग से नोट कर लेंगे। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो पहली बार देखा है तुमने सॉल्विंग में, उसको नोट कर लो। ऐसे ऐसे चीजें एक्यूमुलेट होती जाएंगी, तो आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको पता रहेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, 10 साल में ये चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली आई हैं, तो आप उस पर वर्क कर लो। सर साइंस में यही चीज़ अगर मैं कहूँ, क्योंकि बच्चों को कैसा लगता है ना कि मैथमेटिक्स तो सॉल्व किए बिना होगा ही नहीं। वो बचपन से मम्मी बोल रही है, वो बचपन से पापा बोल रहे हैं, बड़ा भाई है तो वो बोल रहा है, बहन है तो वो बोल रही है, टीचर बोल रहे हैं, सबको यही बोल रहे हैं कि भाई अगर मैथ्स करना है तो लिखना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं साइंस या सोशल या कोई भी बाकी के जैसे सब्जेक्ट्स हैं, फॉर 10th स्टैंडर्ड अगेन आई एम आस्किंग, तो वो कैसा है कि बच्चों को लगता है कि बस पढ़ लिया हो गया, और वही एक चीज़ सेम वो मैथमेटिक्स में भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि एग्जाम्पल रीड कर लिया, अरे मेरे को आ गया, अभी भाई पूरी एक्सरसाइज निकाल, मैं सॉल्व कर दूंगा। दैट इज समथिंग दैट दे क्रिएट इन देयर माइंड। बट साइंस को भी रीड करना ही इस समय पे सही है, या
अगेन उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का अभी टाइम है हमारे पास, या उसको लिख लिख के करने का टाइम है हमारे पास में? सर देखिए, कभी भी एंड मोमेंट जो रिवीजन होती है, एग्ज़ाम से पहले वाली जो रिवीजन होती है, जिसको हम अभी वाला जो समय है, ये एग्ज़ाम से पहले वाला समय है, तो हम इस समय पर बिल्कुल भी शॉर्ट नोट्स के चक्कर में ना पड़े कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अब बैठ के, या फिर हम अभी बैठ के हमारे खुद के टॉपिक्स या फिर खुद के तरीके के हम नोट्स क्रिएट करेंगे। आपने साल भर कोचिंग ली होगी, आपने साल भर स्कूल में गए होंगे, आपके टीचर्स ने आपको नोट्स दिए होंगे, आपने साल भर में जो कुछ भी किया है, आपके पास जो कुछ भी साल भर में इकट्ठा हुआ है, दैट इज़ योर टूल, दैट इज़ योर रिसोर्स। आपको उसी को यूज़ करना है। उसके अलावा आपके पास अभी समय नहीं बचा है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि यू शुड ऑलवेज फॉलो वट एवर यू हैव गैदर्ड थ्रू आउट द ईयर। तो आपने साल भर में जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं को फॉलो करिए, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में वेटेज के हिसाब से अरेंज करिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ये चैप्टर छोड़ देना चाहिए। आपको अगर 1 नंबर भी मिल रहा है किसी चैप्टर से, तो आप उसको पढ़िए, डेफिनेटली आपको वो फ़ायदा ही देगा। और अगर मान के चलिए कि वो अगर मार्क्स नहीं भी दे रहा है, तो भी लाइफ में तो काम आएगा ही, तभी वो आपके सिलेबस में है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें, तो वी नीड टू focus more on the already present material with us rather than making or focusing on somewhere else। जैसे इसी बात से मुझे नॉर्मली एक और बात याद आती है कि बच्चे इस समय पर रेडीमेड शॉर्ट नोट्स के चक्करों में घूमते हैं। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, किसी के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया, तो उन सब जगहों पर ये इश्यूज आ जाते हैं कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और बच्चे ऐसी ऐसी जगहों पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अब कि मतलब जहां पर उनको बैठ के एक ही चीज को हमें रटना है, और सबसे बेस्ट चीज जो उनको दी गई है, जो उनको स्टार्टिंग से उनको दिख रही है लेकिन वो स्टार्टिंग से इग्नोर करते आ रहे हैं, एनसीईआरटी जो उनको स्टार्टिंग से दी गई है, उसको छोड़कर उन्हें फैंसी डेकोरेटिव नोट्स चाहिए। उनको मार्केट में क्या प्रेजेंट है, मार्केट में ये ब्रांड वो ब्रांड बेच रहे हैं अपने अपने, इन सब के नोट्स उठाएंगे, 4 जगह पे अपना फोकस बांट देंगे और फिर कहेंगे कि भाई हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें फोकस करना है एनसीईआरटी पर, हमें फोकस करना है हमारे नोट्स पर जो हमारे टीचर्स ने दिए हैं, और हमें फोकस करना है हमारे खुद के बनाए नोट्स पर, बच्चों के खुद के बनाए नोट्स पर, क्योंकि वो तुमने ही बनाए हैं, तुम ही सबसे अच्छा जानते हो कि तुम्हें वो चीज़ उस फॉर्म में ही सबसे अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी वजह से तुम्हें अपने खुद के नोट्स, टीचर्स के दिए हुए नोट्स और एनसीईआरटी, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। सर गांव बीहड़ में लोग पढ़ के, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, 99% 98% टेल से पास हो रहे हैं। कैसे पास हो रहे हैं वो? हाउ इट इज पॉसिबल इफ फैंसी नोट्स इज द ओनली सॉल्यूशन? सो दिस इज व्हाट आई वुड से, दैट they should not go for anything else other than their textbook। नहीं, मैं तो अगेन बच्चों को मैं खुद ये वो बात बोलता हूँ कि अरे अगर तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ नोट्स बनाने हैं, तो आई थिंक आज की जनरेशन के लिए सबसे इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इज़ द वे दे यूज़ शॉर्ट SMS सर्विसेज, लाइक कि वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ना, तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश में बना ले भाई, मेरे को चलेगा। तुझे जो समझ में आ रहा ना, ऐसा हो कि तेरी नोटबुक कोई चोरी करके लेके जाए ना, तो वो तेरे हाथ में वापस रख के जाए कि भाई ये रख ले, मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आया। वो लैंग्वेज सिर्फ तुझे समझ में आनी चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स तेरे होने चाहिए, वो ऐसे नोट्स होने चाहिए जहाँ पे तुमने अपने लव लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं, जिस तरह से तुम्हें समझ में आता है बस वो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। और वो ऐसा बना होना चाहिए कि एक रात पहले भी अगर तुम, या एग्ज़ाम हॉल के बाहर जो वो आधा घंटा बच्चे बाहर बैठ के फटाफट कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो वो नोटबुक साथ लेके जा और फटाफट देख ले, तेरा काम हो गया। लेकिन बच्चे वही चीज़ें हैं जो रिलीजियसली फॉलो नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, दीज मेथड्स आर ओल्ड स्कूल मेथड्स, या मम्मी और पापा की बात तो सुननी नहीं है, या वो कह रहे हैं कि लिख लिख के करो, अरे वो मैं कोई 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा तो हूँ नहीं। बट इवेंचुअली इफ़ वी एज टीचर्स ऑल्सो कैन से कि these are the only things where marks will come। अगर 100% स्कोर करना है तो सीधी बात है कि ये जो ओल्ड स्कूल टेक्निक्स है वैसे ही आप कर सकते हो, और आप नहीं कर रहे हो बिकॉज यू फील यू आर अ टेक गाय और यू आर जेनजीज। बट अगर वही तुम्हारी जेनजीज की जनरेशन में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 99-100% लेके आ रहे हैं,
वो वही बच्चे हैं, जैसे सर ने ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि ऐसे छोटे गाँव खेड़े के लोग में से वो टॉप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो इन सब डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो यूट्यूब के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो लास्ट सेकंड में कुछ पढ़ लो, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में सतीश सर ने भी बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था कि वो 1 घंटा 6 घंटे के वो वीडियो बना दिया, ये देख लो तो भैया पहुंच गए। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये बच्चों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि यूट्यूब विल नॉट गिव यू मार्क्स, इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम। कि ये शॉर्टकट अपना लो, ये फॉर्मूला शीट है, 1 घंटा ये वीडियो देख लो, इन वीडियो से दूर रहो। कुछ समझना है, कुछ सीखना है, तो ये चीज़ समझ लो कि हाँ मुझे पढ़ना कैसे है। ओके, प्रवचन सुनने हैं तो वो वाले प्रवचन सुन लो, लेकिन अदर देन दैट पढ़ाने में कि मुझे वो चीज़ रिवाइज़ करनी है, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटा यूसे कोई भी मैथ्स का चैप्टर है या साइंस का चैप्टर है, वो सर मेरे को ये वाला चैप्टर आता नहीं था तो वो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो ऐसी जगह पे टाइम वेस्ट आई थिंक अब नहीं करना चाहिए। रेदर यू शुड फोकस मोर ऑन योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन पेपर, कि आपको किस तरह से पेपर लिखना है। यू नो, कमिंग बैक टू दैट पार्ट ऑल्सो, कि अगर एक बच्चे को मैं आज ये इस पॉडकास्ट के ज़रिए चीज़ बताना चाहूँ कि आपको वो पेपर लिखना कैसे है, प्रेजेंट किस तरह से करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं अरे मेरा मैथ्स में स्पेसिफिकली कि अरे मेरा 8 मार्क का पेपर ही छूट गया, जो एक जनरल ट्रेंड है, या मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, मेरा ये हो गया। तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए साइंस में तो स्पेसिफिक मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे उसमें सोशल और हिंदी या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए भी लेके जाना है। और मैथ्स में अगर मैं बात करूँ सर, पेपर प्रेजेंटेशन में या सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से पेपर को करना चाहिए बच्चों को? ओके सर, एक्चुअली अपने पास अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग एमसीक्यू से होता है, फिर 3 नंबर, देन अभी आगे बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ्स तो बहुत इजी है। मैथ्स में आपको कभी कोई ड्राइंग नहीं करनी है, बहुत मतलब अच्छा सुंदर नहीं करना होता। आप जो कर रहे हो वो नीट होना चाहिए, ठीक है, और स्टेप वाइज होने चाहिए। क्योंकि जो इंसान आपका पेपर चेक करेगा, ठीक है, उसके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, या फिर वो उसने उससे पहले कौन सा पेपर चेक किया है। किसी ने चिड़िया का घोंसला बनाने से पहले उसका दिमाग खराब हो गया तो आप कितना भी सुंदर लिखो वो करके जाएगा। आप या फिर आपने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया तो फिर वो जैसा उसने फील किया होगा वैसे ही इधर भी करके जाएगा। तो अपन ये ट्राई करेंगे कि कितना कंफर्टेबली वो इंसान चेक कर पाए, उसको कितना कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है कि आपको क्वेश्चन के स्टेप ढूंढने में और आंसर ढूंढने में। और मैथ में सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि हम हर एक चीज मैथ में, अगर आपका आंसर सही आ रहा है, आपको चीजें आती हैं, तो स्टेप वाइज ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सही आंसर निकाल दिया बट पहला स्टेप तीसरे की जगह कर दिया, तीसरा पहले की जगह कर दिया। तो मैथ में इट्स वेरी सिंपल। आप जो सोच रहे हो उसको नीटली एक एक लाइन में थोड़ा अगर आप डिस्टेंस दे के लिखोगे तो मुझे, अगर मैं खुद चेक करने जाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा, हाँ ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, और ये रहा आंसर। मुझे बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। फिर मेरी मेंटालिटी यही हो जाएगी और मैं सेम दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही चेक करूंगा। उसमें भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि अरे ये इंसान तो अच्छा लिख रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसकी सोच वैसी है। फिर वो इंप्रेशन बनता जाता है, वही होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, करेक्ट। तो जैसा आप नीटली प्रेजेंट करते जाएंगे उतना कंफर्टेबली इंसान चेक करता जाएगा और आप अच्छे नंबर्स मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। साइंस में सर, साइंस स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगा, और सोशल जैसा एक सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट्स में किस तरह से प्रेजेंट करना पेपर इम्पॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो जिनकी हैंडराइटिंग पहले से अच्छी है तो वो तो ब्लेस्ड हैं इस चीज़ से लेके। मैं वैसा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ स्टार्टिंग से। कोई भी नहीं रहा शायद हम तीनों में से। तो मेरी हैंडराइटिंग सर बहुत गंदी थी, लेकिन ओवर द टाइम जब मैंने जो बच्चों को पढ़ाते हुए और समझते हुए ये देखा है कि पेपर को प्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। भले ही आपकी हैंडराइटिंग अगर सही नहीं है, if you are not born smart, you can become smart by any chance if you know how to groom yourself, if you know how to wear good clothes, if you know how to take care of your hair, of your skin, you can become smart. The same way, if your handwriting is not good, but if you know how to frame the answer, तो फ्रेमिंग एक बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो एक छोटा सा उसके अंदर मैं बोलूँगा एक टेक्नोलॉजी है या फिर एक थोड़ा सा साइंस है कि आपको सबसे पहली चीज़ होती है कि पेपर का जो फ्रेम है वो एक फैकल्टी को, एक एग्जामिनर को दिख रहा है, और वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो होते हैं मार्जिन्स।
ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी थियोरी पेपर लिख रहे हैं उसमें आप मार्जिन्स बनाएं। मार्जिन्स बनाने के बाद बीच में जो होगा दैट इज योर मेन कंटेंट, दैट इज योर मेन कंटेंट एंड दैट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्लेक्टेड टू द एग्जामिनर्स आई। सेकेंड थिंग जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट है, चाहे वो गिव रीजन है, चाहे वो आंसर इन ब्रीफ है या फिर आंसर इन लॉन्ग आंसर्स है, कुछ भी आप लिख रहे हैं आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। You are always supposed to write in points. Never ever make a mistake of writing in paragraphs. Paragraphs आप खुद भी पढ़ना नहीं चाहेंगे, पैराग्राफ्स एग्जामिनर भी पढ़ना नहीं चाहता। पैराग्राफ सिर्फ वहाँ लिखो जहाँ पे कुछ आता नहीं है शायद उसका आंसर नहीं आता तो पैराग्राफ में लिख डालो कुछ तो लिख सो पैराग्राफ्स आर समथिंग विच एग्जामिनर्स हेट। सो पॉइंट्स में क्या होता है कि सर सेग्रीगेशन हो जाती है। एग्जामिनर जो ढूंढ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास है साथ में एक येलो शीट जिसपे लिखा है मॉडल आंसर। अब वो मॉडल आंसर कभी मॉडल आंसर नहीं होता, उसमें होते हैं पॉइंट्स, क्योंकि शायद लाख भर बच्चा पेपर लिख रहा होता है, तो लाख भर बच्चों की जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी, तो मॉडल आंसर एक कैसे हो सकता है? तो वहां पर सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को वो वहां ढूंढ रहा है आपके आंसर्स में। तो जब आपने वो पढ़ाई की है तब आपको वो पॉइंट्स सिखाए गए हैं। अगर आपने वो पॉइंट्स देखे और आपने वो पॉइंट्स लिखे हैं कि स्पेसिफिकली मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर मेरा ये पॉइंट पढ़े क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट से मुझे मार्क्स मिलेंगे, तो व्हाट वुड यू डू? अंडरलाइन। सो अंडरलाइनिंग इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके आंसर्स में अंडरलाइनिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो एक आपके आंसर्स में अंडरलाइनिंग होनी चाहिए। रही बात अगर हम साइंस की बात करें तो डायग्राम्स की, ऑलवेज मेक डायग्राम्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां पर भी हमने बचपन में पढ़ा है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो अगर आप एक डायग्राम बना रहे हैं और अगर आप वहां पर अपने डायग्राम को नीटली पेश कर रहे हैं, ये मैं उन बच्चों के लिए भी बोलूंगा, मैं बायस होकर नहीं बोलूंगा, मैं उन बच्चे के लिए भी बोलूंगा जो डायग्राम में बहुत अच्छे नहीं है। तो अगर आप वहां पर डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं, प्रैक्टिस, सिट विद योर मेंटोर, सिट विद योर गाइड्स, सिट विद योर टीचर्स, प्रैक्टिस करो कि कैसे हम उस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर ऑलवेज इजी मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स। तो आप वो प्रैक्टिस करिए, आपको आएगा। और आप लिटरली मैं बता रहा हूं कि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो दैट गिव्स यू utmost advantage, and utmost advantage you get for drawing the diagram. One more thing which is very very important कि जब आप लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग के मार्क्स होते हैं, सिर्फ डायग्राम के मार्क्स नहीं होते। तो लेबलिंग शुड ऑलवेज बी ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द पेपर, प्रेफरेबली राइट साइड ऑफ द पेपर। तो जब आप लेबल कर रहे हैं किसी भी डायग्राम को, आप स्ट्रेट लाइन से उनको लेबल करिए और वेरी नीटली आप उनके लेबल्स को लिखिए ऑन राइट साइड। अगर बहुत ज्यादा लेबल्स हैं यू कैन यूज द लेफ्ट साइड ऑल्सो, बट कोशिश करिए कि राइट साइड पे लेबल करिए। ये हो गई दूसरी बात। तीसरा, डिफरेंस बिटवीन जब आता है, तो जब डिफरेंस बिटवीन हम लिख रहे होते हैं तब मेजरली बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो बच्चे ऊपर आर्टरी लिखेंगे, नीचे पॉइंट वाइज में आर्टरीज लिख देंगे, फिर शुरू करते हैं वेन्स और फिर उसके बाद। सो देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मेकिंग अ सेक्शन, पार्टीशन बनाइए टी शेप का, बीच में लाइन डालिए और ऑलवेज यूज पेंसिल। नेवर एवर ट्राई टू ड्रॉ दैट पार्टीशन विद पेन। आप उसको पार्टीशन करिए प्रॉपरली, आर्टरीज एंड वेन्स लिखिए। और एक और बात होती है, बच्चे डिफरेंस बिटवीन लिखने पूछते हैं, बच्चे सिमिलरिटीज लिख के आ जाते हैं कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ द। अगर ऐसा पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आता है, अब उस केस में आपको आर्टरीज और वेन के डिफरेंस भी बताने हैं, सिमिलरिटीज भी बतानी है। लेकिन जब सिर्फ डिफरेंस बिटवीन पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, यू आर ऑलवेज सपोज्ड टू आंसर इन द डिफरेंस, व्हाट आर द कॉन्ट्रास्ट थिंग्स, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, आई वुड ऑल्सो से कि जब हम डिफरेंस बिटवीन लिख रहे होते हैं तो हम पैरेलल में आंसर्स नहीं लिखते। पहला पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट उसका नीचे है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर ये 2 लाइन में खत्म हो गया और इसने 4 लाइन ले ली तो इसकी 3 लाइन छोड़ दो और फिर आप फिर से शुरू करिए। पैरेलल होने चाहिए सारे पॉइंट्स, दिखना चाहिए कि ये इसका डिफरेंशिएट है, ये इसका डिफरेंशिएट है। तो ये कुछ मेजर की टेक अवेज हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से ले सकते हैं बच्चे। कुछ ऐड करना चाहिए, जैसे सर ने बहुत अच्छा ऐड किया कि डायग्राम हमें जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे बनाना चाहिए। मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल डायग्राम्स आते हैं, सर्कल्स आएगा, क्वाड्रिलेटरल्स आएगा, और हम पॉइंट्स को यूज करते हैं। अपन एक्सप्लेनेशन में ट्राइंगल ABC लिखते हैं, तो ट्राइंगल ABC कहाँ है, कौन सा पॉइंट है, वो जितना आसानी से एग्जामिनर को पता चलेगा उतना आसानी से वो चेक कर पाएगा। सेम सर्कल, जरूरी नहीं है कि आप उसको परफेक्टली राउंड बनाओ, अगर नॉर्मली बनाओगे, आप फ्री हैंड से भी बनाओगे तो सर्कल बन जाएगा।
बट आप क्लियरली डिनोट करो कि कौन सा पॉइंट क्या है, कौन सा क्या है, उससे इजीली पता चलेगा कि आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है और आप क्या बताना चाहते हो। क्योंकि अब अगर बच्चे इसमें मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे तो यही बोलेंगे सर आपने बहुत बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली हमें बता दी, बहुत अच्छे से ये भी बता दी कि प्रेजेंट किस तरह से करना है पेपर को, लेकिन लास्टली अगर आप कोई चीज़ हम उस चीज़ पर डिस्कस करें तो वो यही है कि आपने सब बता दिया, लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए चाहिए समय। टाइम को किस तरह से हम मैनेज करें, ये जो आज नहीं यार कल करेंगे रिवीजन का वो दिमाग जो चल रहा होता है उसे कैसे कंट्रोल करें, और टाइम को किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में मैनेज करें, उसके लिए अभी से हम क्या काम करें। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट दे पीपल वुड वांट टू नो आफ्टर नोइंग ऑलमोस्ट एवरी क्वेरी ऑफ देयर्स। तो उस पर लास्ट फ्यू कमेंट्स प्लीज़ फ्रॉम बोथ ऑफ यू, हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम एंड एट द सेम टाइम पीयर प्रेशर ऑफ एग्जामिनेशन या पीयर प्रेशर ऑफ पेरेंट्स जो उनके ऊपर अभी आने वाला है कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से हम गोल के लास्ट में इसको कर सकते हैं? सर इस पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि आप सबसे अपना पहला कंफर्ट सेक्शन ढूंढिए कि आपके A B C D E सेक्शंस होते हैं, आपका सबसे कंफर्टेबल सेक्शन कौन सा है जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल है। पहली चीज़, आपको ओवर स्पेंड नहीं करना है टाइम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो यार अरे ये वाला क्वेश्चन आ गया, मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से लिख के आता हूँ। किडनी का आपको कोई शॉर्ट नोट पूछ लिया तो आप किडनी के ऊपर लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं, लिखे ही जा रहे हैं। क्वेश्चन है 4 मार्क्स का और आप 7-8 मार्क्स का ऐसे लिख के आ गए वहाँ पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चों को स्कूल्स में सिखाया जाता है कि इतना काफ़ी नहीं है और लिखना था, इतना काफ़ी नहीं है और लिखना था। तो वो प्रेशर में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में मुझे और लिखना है या फिर मुझे ये रुक जाना है। उसको कहाँ रुकना है उसको ये नहीं पता होता। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी एक बॉर्डर लाइन बना देता हूँ कि अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको 4 या 5 से ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अगर आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको 6 to 7 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। डबल प्लस 1, दैट इज द मंत्रा। तो 4 मार्क्स का आंसर है तो डबल प्लस 1 पॉइंट्स आपके मैक्सिमम टच होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके डबल ही नहीं हो रहे पॉइंट्स, आपने इतना क्रिस्प और इतना शार्प आंसर लिखा है कि सारे पॉइंट्स आपको लग रहा है ओके तो हो गया, लेकिन अब आप जबरदस्ती पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट एनी क्वेश्चन एंड यू शुड ऑल्सो नॉट कीप ऑन राइटिंग ब्लेटेंटली, आप अपने आंसर्स बस लिखे ही चले जा रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। एक तो मैंने बोला कि आप अपना कंफर्ट सेक्शन ढूंढिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। बोर्ड हैज गिवन यू द लिबर्टी टू राइट फ्रॉम एनी अदर सेक्शन, तो आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एमसीक्यूज में लगता है आपको कि आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ है। और थैंकफुली पेपर पैटर्न अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पेपर के अंदर अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं रादर देन ब्रीफ में अगर पूछा जाए तो। इनफैक्ट अगर आप देखें 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं एंड में, उनको भी अब डिवाइड करके 1-1 मार्क के 4 सब क्वेश्चंस में कर दिया है। सो दैट बिकम्स अटमोस्ट एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर अब आपको 4 मार्क का पैराग्राफ नहीं लिखना है, रादर आप क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन का एक आंसर लिख के आएंगे विच इज 1 लाइन विच इज वेरी मच स्पेसिफिक। सो ये थोड़ा सा टाइम सेविंग इवेंट हो सकता है आपके लिए। तो पहले देखा गया था कि लगभग लेस देन 40% पेपर वाज कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बट अभी लगभग मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी एडवांटेज मिल जाती है स्टूडेंट्स को, जहां पर उनका टाइम सेव हो सकता है। एंड मैं वही बोलूंगा, जब आपने अपने कंफर्ट सेक्शंस को ढूंढ लिया है तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू इन योर एग्जामिनेशन हॉल। आप अपना वाटर बॉटल साथ में रखिए बिकॉज दैट हेल्प्स यू कंट्रोल योर हार्ट बीट। जब आपका हार्ट बीट बढ़ती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी गलतियां बढ़ सकती हैं। सो आप कीप हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो। एंड डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा आपको रिलैक्स्ड मोड में रहना है, सो दैट यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक्स एंड ऑल्सो द टाइम विल बी मैनेज्ड वेरी एफिशिएंटली। तो जैसा सर ने बोला कि अपने को पेपर में अपना एक कंफर्ट सेक्शन ढूंढना है, तो सर ये एक्चुअली एक प्रोसेस के थ्रू आप डेवलप कर पाओगे। हर एक इंसान का अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे मैं पेपर अगर स्टार्ट करूंगा तो मे बी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई और होगा तो लास्ट से स्टार्ट करेगा। अगेन ये इंडिविजुअली होता है और वो आपको तब पता चलेगा जब पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। पेपर जितने टाइम का होता है एग्जैक्टली वही सेम सिनारियो अपने को घर पे सिचुएशन पे क्रिएट करना होता है, तभी अपने को प्रेशर घर पे जो फील होगा वही एग्जाम में फील होगा, कुछ डिफरेंस फील नहीं होगा।
उससे अपन कंफर्ट फील करेंगे और स्ट्रेस थोड़ी सी कम होगी। एग्जैक्टली जो एग्जाम में करना है अपने को वही रेप्लिकेट करेंगे अपन घर पे। और अगर अपने पास डेली का रूटीन है, अगर अपन एक टाइम पे उठते हैं, फिर अपना एक प्रोसेस फॉलो करते हैं डेली, फिर सो जाते हैं, तो एक तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। एंड अभी ऐसा टाइम है कि चाहो ना चाहो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपसे अजीब अजीब चीजें पूछेंगे, जो आपका टेंशन बढ़ाएगी, तो प्लीज उन लोगों से दूर रहे। एंड पेरेंट्स का तो काम होता है कि वो आपको पुश करे, ठीक है, वो अपने ऊपर होता है अपन उस चीज को किस वे में लेते हैं। अगर उसको अपन नेगेटिव वे लेंगे तो फिर अपने को स्ट्रेस लगा के पेरेंट पुश करें। तो मेन एम पेरेंट्स का यही होता है कि दे ट्राई टू पुश कि वो हाँ रिजल्ट बेहतर है, तो अपने को उसी वे में लेना है। एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ आप नहीं दे रहे हो, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी वो एग्ज़ाम देने जाते हैं। जब मम्मी पापा में से कोई भी आपको छोड़ने आ रहे हैं या आपको लेने आ रहे हैं उस एग्ज़ाम हॉल के बाहर, तो कई बार वो वहाँ पे वो 3 घंटे बाहर ही इंतज़ार भी कर रहे होते हैं कि शायद बाहर आएगा तो पूछूंगा इसका क्या रिएक्शन है। तो आपने जो पिछले 10 साल 9 साल 12 साल जो आपने वो पढ़ाई की है, वही सेम पढ़ाई और वही सेम स्ट्रगल्स वो आपके साथ साथ आपके मॉम और डैड ने भी देखा है। तो वो सिर्फ आपका एग्ज़ाम नहीं है, वो सिर्फ आपकी डिग्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी डिग्री है, माँ बाप की भी मार्कशीट है। तो अगर वो आपको पुश कर रहे हैं तो आई थिंक सही चीज़ के लिए ही पुश कर रहे हैं, और वो पुश ही कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लेके आया है। हर क्लास आपको आगे लेके गए हैं वो। तो शायद ये जो सबसे पहली डिग्री फॉर 10th स्टूडेंट्स या दूसरी डिग्री फॉर 12th स्टूडेंट्स, वो तभी आप अच्छी डिग्री अचीव कर पाओगे जब आपको ये कंसिस्टेंट पुश मिलता रहेगा। और ये कंसिस्टेंट पुश ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट लाइफ तक ही रहता है। आई थिंक वो लाइफ के हर जगह पे, हम आज काम भी कर रहे हैं, हम आज किसी भी जगह पे हैं बैठे, तो हमें वो कंसिस्टेंट पुश चाहिए ही, सो दैट वी कैन ऑल ग्रो इन अ राइट डायरेक्शन। तो बहुत ही अच्छे इंसाइट्स और इनपुट्स आप दोनों ने हमें दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, कि आप दोनों ने वो टाइम निकाल के बच्चों के लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आए। बहुत अच्छी टिप्स मिली हैं दोस्तों तुम्हें। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपोज्ड रहना है। ये प्रेपरेशन का जो टाइम 30 दिन आपके पास में, उसे बहुत अच्छे से प्लान कीजिए। प्रेशर दुनिया का आएगा ही, डराती है दुनिया, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें वापस उस दुनिया को दहाड़ के बोलना है कि नहीं, हम ये करके दिखाएंगे, और मुझे पता है कि आप वो करेंगे। रिवीजन अच्छे से कीजिए, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस आपको सिर्फ और दबा सकता है, जिस गड्ढे में आप हैं उसको और भर सकता है, लेकिन उस गड्ढे से अगर आपको बाहर निकलना है तो आई थिंक स्ट्रेस इज़ वन थिंग जिसको आपको सबसे ज़्यादा दूर रखना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर रहो। कुछ नहीं रखा कि लास्ट मिनट प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन लास्ट मिनट लर्निंग ऑफ लेक्चर्स कि 10 लोग सुन लेते हैं तो 10 लोगों से हमें 10 तरह का ज्ञान मिल जाएगा। डोंट डू दैट मेजरली। आप उन बच्चों के लिए भी बोलिए जिनको स्ट्रेस इस बात का आ रहा है कि जिनको स्ट्रेस ही नहीं आ रहा। तो जिनको स्ट्रेस नहीं आ रहा है वो प्लीज़ स्ट्रेस ले लें, वरना वो गड्ढा तो खूब है ही है, वो घर वाले ही भर देंगे आके। तो प्लीज़ अपनी रिवीजन पे, अपने पढ़ाई पे, अपने हर एक चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने अभी तक जो किया है वो सही किया है, और आगे जो करने वाले वो भी सही ही करेंगे। बस एक सही एनर्जी के साथ उस चीज़ को चैनलाइज कीजिए, और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हो और जानना चाहते हो उनके आंसर्स, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए नीचे, और हम उनका आंसर नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम अस। Thank you so much guys, and thank you and all the best.